2018 के सोशल वर्क में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कल्चर ऑफ पॉवर्टी? मैकेवर, सोरोकिन, लुइस या कूले? द करेक्ट आंसर इज लुइस। आइए कल्चर ऑफ पॉवर्टी समझते हैं। 1959 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑस्कर लुइस थे जिन्होंने एक एथनोग्राफिक स्टडी की थी। एथनोग्राफिक स्टडी, एथनो का मतलब होता है जब एक कल्चर पे किसी की स्टडी करें तो उसको बोलते हैं एथनोग्राफिक। इन्होंने इसको एक बुक में पब्लिश किया था, 5 फैमिलीज मैक्सिकन केस स्टडीज। अब समझते हैं कल्चर ऑफ पॉवर्टी से क्या मतलब है। कल्चर का मतलब है कस्टम, आइडियाज, बिलीव्स एक्सेट्रा ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, कंट्री एक्सेट्रा। पॉवर्टी तो आप सब जानते ही हैं, जैसे किसी के पास अगर इतने मटेरियल पोजेशंस नहीं है या उतनी लेवल ऑफ इनकम नहीं है जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाए, उसे कहते हैं पॉवर्टी, गरीबी। इन्होंने इस थ्योरी में कहा था कि जब लोग पॉवर्टी में रहते हैं तो वो एक अपना कल्चर डेवलप कर लेते हैं और वो उसी में रहना पसंद करते हैं और वो उससे बाहर नहीं आना चाहते। According to the theory, when people live in poverty, it tends to create a way of living that becomes their culture. वो उनका कल्चर बन जाता है जिससे वो बाहर नहीं आना चाहते। अगर आप इस थ्योरी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Second question, who said that dreams are guardians of sleep? Freud, Jung, Adler, Janet. The correct answer is Freud. फ्रूड ने कहा था कि ड्रीम्स आर गार्डियंस ऑफ स्लीप एंड नॉट इट्स डिस्टर्बर्स। इसका मतलब है कि इन्होंने कहा था कि जो ड्रीम्स होती है ना, वो हमारे अनकॉन्शियस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, हमारी अनकॉन्शियस विशेस, अर्जेस और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। फ्रूड बिलीव दैट द कंटेंट ऑफ ड्रीम्स कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू टू टाइप्स, मैनिफेस्ट कंटेंट और लेटेंट। लेटेंट मतलब जो छुपा हुआ होता है और मैनिफेस्ट मतलब जो दिख रहा होता है सामने, उसे बोलते हैं मैनिफेस्ट। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे फर्दर वाली वीडियोस में। क्वेश्चन 3, हु हैज गिवन द फंक्शनल थियरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? टीवी बॉटममोर, के डेविस, डब्ल्यू ए मूरे, कार्ल मार्क्स। द करेक्ट आंसर इज के डेविस एंड डब्ल्यू ए मूरे। इन दोनों ने फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन दी थी। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पहले समझते हैं क्या है। It refers to society's categorization of people into groups based on socio-economic factors like wealth, income, race, education, ethnicity, gender। जब इन सब बेसिस पर आप लोगों के ग्रुप्स बना देते हैं, जैसे रिच, पुअर, ये भी एक टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। जेंडर के हिसाब से जब आप इनको स्ट्रैटिफाई कर देते हैं, मेल, फीमेल, इनकी एक कैटेगरी बना देते हैं, तो ये एक टाइप ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। इट इज hierarchical arrangement in society by which groups have different access to resources, power and perceived social worth। इन सब जब कैटेगरी में लोगों को बांटते हैं तो सबके पास इक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, सबके पास रिसोर्सेज का भी डिफरेंट एक्सेस होता है, पावर का भी डिफरेंट एक्सेस होता है। जैसे रिच लोगों के पास ज़्यादा पावर होती है। और परसीव्ड सोशल वर्थ, इन्होंने क्या कहा था इस थ्योरी में, इन्होंने कहा था कि ये जो कैटेगराइजेशन है ना, ये ज़रूरी है एक सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए, इसलिए इसका नाम रखा है फंक्शनल थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। एक सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए ये स्ट्रैटिफिकेशन जरूरी है। ये किंस्ले डेविस और विल्बर्ट मूरे ने दिया था। फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन व्यूज स्ट्रैटिफिकेशन एज नेसेसरी फॉर अ सोसाइटी टू फंक्शन efficiently, which enables it to reach its full potential economically and socially. Question 4. Poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. This statement appears in the Constitution of ILO, International Labor Organization, the United Nations
Charter, European Social Charter, the 1924 Constitution of erstwhile Soviet Union. The correct answer is the Constitution of International Labour Organization. उन्होंने कहा था कि poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. This statement serves to be one of the key principles of International Labour Organization Declaration of Philadelphia. It was declared on 10th May 1994 to renew the traditional objectives of International Labour Organization. कुछ और पावर्टी पे कुछ सेइंग्स हैं वो मैंने मेंशन कर दी है, जैसे वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था पावर्टी इज हंगर, पावर्टी इज अ लैक ऑफ शेल्टर, पावर्टी इज बीइंग सिक एंड नॉट बीइंग एबल टू सी a doctor, poverty is not having access to school and not knowing how to read, poverty is not having a job, it is fear for the future, living one day at a time. ऐसे ही कॉफी अनन जो सेवेंथ जर्नल ऑफ यूनाइटेड नेशन थे, उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीम पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी एवरीवेयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेइंग्स हैं जो फर्दर पूछी जा सकती हैं, तो मैंने मेंशन कर दी है। Question 5. In social casework practice, the ability on the part of caseworker to perceive the individual client as a unique person beyond comparison is principle of acceptance, individualization, non-judgmental attitude या confidentiality। क्वेश्चन समझते हैं पहले। द एबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ केस वर्कर, केस वर्कर की एबिलिटी क्या है कि वो परसीव कर सके एक इंडिविजुअल क्लाइंट को एज ए यूनिक पर्सन बियॉन्ड कंपैरिजन। मतलब वो एक पर्सन को, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ये केस वर्कर है, ये पर्सन ए को एक इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल देखे, एक यूनिक पर्सन देखे, और एज अ और पर्सन बी को एज ए इंडिविजुअल देखे, ये इनका कोई कंपैरिजन ना करे, तो उस क्वालिटी को बोलते हैं, करेक्ट आंसर इज इंडिविजुअलाइजेशन। तो सोशल केस वर्क का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। It is the ability on the part of caseworker to perceive the individual client as a unique person beyond comparison. Every individual is unique in their own way. Even twins are not alike. The ways in which individuals react to problems are also varied nature. Therefore, the need to understand every person in his or her way is of prime importance in working with individuals. The caseworker should focus on the uniqueness of the client rather than disparity. This principle argues that individuals should not be discriminated on any basis. Very important, इसको मार्क कर लीजिए। इस केस वर्कर को कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए एक इंडिविजुअल में से दूसरे इंडिविजुअल में। ये दोनों एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। इसकी प्रॉब्लम और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड्स भी अलग हो सकते हैं, इसलिए केस वर्कर को कभी भी बायस नहीं होना चाहिए, कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो एक अच्छा केस वर्कर बनना चाहता है, उनको उसको एज अ इंडिविजुअल उसको ट्रीट करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। Like, share and subscribe my channel if you want me to put more such informative videos. Thank you.